नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं नागौर के खिमसर विधायक नारायण बेनीवाल जी। नारायण जी, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति आपके लिए नई नहीं है, लेकिन विधानसभा की उपस्थिति आपकी पहली बार हुई है, तो ये थोड़ा नयापन हाउस का हो सकता है। बाकी तो हनुमान जी एमएलए रहे, सांसद भी बने, सुना है कि उनका इलेक्शन मैनेजमेंट ज्यादातर आप ही देखते थे। अंदर आकर के और बाहर क्या अंतर महसूस करते? देखिए, अंदर आके एक जनभावना भी थी, लोगों ने बड़ा प्यार, प्रेम और आशीर्वाद समर्थन देके उन्होंने उपचुनाव में, जहाँ पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा और हनुमान बेनीवाल जी की व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई थी, उसके अंदर लोगों ने समर्थन करके राजस्थान विधानसभा के अंदर में पहुंचा है। अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी जब सदन चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं विधायिका जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे है। क्योंकि कार्यपालिका के लोग अक्सर ही देखने में आता है कि सदन के अंदर सदन के नेता रहते हैं और उसको जैसे चलाते हैं, वो अनुशासित तरीके से चलाते हैं। लेकिन अधिकारी दीर्घा का खाली रहना, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए संकेत है। पहले कभी ऐसा दौर भी था जब पूरी विधानसभा जब चलती थी, तो उस वक्त अधिकारी दीप का पूरी छटक पूरी होती थी, सारे अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी थी। एक्चुअली शून्यकाल में तो प्रश्नकाल के बाद में सब नजारा हो जाता है। देखिए, मेरा तो जो सबसे प्रथम जो भाषण मेरा था जी, जब मैंने शपथ ली, उसी दिन मुझे एक ऐसा संयोग कहें कि उस दिन मुझे बोलने का अध्यक्ष ने मुझे मौका दिया और मैंने अपनी पीड़ा, एक नया जो चुन के आया था मैं विधायक, मैंने सबसे पहले यही पीड़ा बताई। क्योंकि जब हम छोटे थे और स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तब मेरे पिताजी जब विधायक थे, उस टाइम भी हम लोग विधानसभा का कार्यक्रम कई बार ये जो चलती थी विधानसभा देखने जाते थे। तब ये होता था कि अक्सर पूरी जो दीर्घा है और रात को 10-10, 11-11 बजे तक जब हाउस चलता था, तब तक सब लोग बैठ के उसको सुनते थे, क्योंकि इम्प्लीमेंट इन्हीं लोगों को करना है। तो निश्चित रूप से सीनियर्स के साथ भी नापक्ष लॉबी में बातें होती है, लेकिन आप देख रहे हो देश का सिनेरियो जो चेंज हो रहा है कि लोग क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ क्यों झुक रहे हैं, इसके लिए कहीं न कहीं सिस्टम में कमी तो है ही जी। तो आपने कहा कि व्यवस्था में बदलाव, बाहरी अंदर भी बदलाव होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कई बार ये सवाल भी उठते हैं। पहली बात तो क्या है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम इनको हाउस कहते हैं, इनकी बैठकें कम होने लग गई और बैठकें कम होने की वजह से सरकारों का एक रवैया रहने लग गया कि जितना जल्दी काम निपटे उतना चलो घर पे। संसदीय कार्य मंत्रियों को तो शायद जिम्मेदारी यही दी जाती है कि जल्दी, इसको लेकर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। तो कोई भी शुरुआत तो देखिए कहीं से भी होती है। आप कोशिश करेंगे एक बार इस बात को रखने की। हालांकि आई थिंक जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी काफी लर्नेड है, सभी विधानसभा अध्यक्ष अच्छे विद्वान बने, लेकिन सीपी जोशी बेस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। पार्लियामेंट को भी उन्होंने देखा, असेंबली में लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है। यही वजह है कि कुछ चीजें हट करके भी वो करते हैं, अवसर देना, लंबे पूरे सवालों को कोशिश करते हैं, पूरे के पूरे सवालों को लेना। तो मुझे लगता है कि उचित समय अगर आप जैसे लोग इससे उठाते हैं तो शायद हो सकता है कि व्यवस्था में बदलाव अंदर भी हो, जो बाहर आप लड़ाई लड़ रहे हो। मेरी तो प्रथम बार जब मुझे बोलने का मौका मिला, तभी मैंने व्यवस्था का ही प्रश्न उठाया। हाँ। और व्यक्तिगत भी मुलाकात, अभी कल ही हम अध्यक्ष जी से मिले थे, हमने जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल, उनके विशेषाधिकार के मामले की लंबी चौड़ी चर्चाएं हमने की। और मैं तो जहां भी मौका मिलेगा ये प्रयास करूंगा, क्योंकि जब सदन चलता है तब समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, जो लोकतंत्र की दूरी जिसको हम कहते हैं, वो न्याय की उम्मीद करता है। उसकी आंखों में कहीं न कहीं हमारे प्रति एक उम्मीद होती है कि हमारा जनप्रतिनिधि वहां गया है, निश्चित रूप से एक सिस्टम से लड़के वो हमारे लिए कुछ न कुछ योजनाएं लेके आएगा। तो हम तो जहां भी मौका मिलेगा हम इस व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगे जी। चलिए, एक तो बात आपने ये बताई। मेरा जो कहना है, जो सवाल है कि आप बाहर व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बाहर व्यवस्था, सुनते थे जो थे कि विधानसभा में हर चीज हो जाती है, विधायक जो बात उठाते हैं वो सब पूरी हो जाती है। ये तो आपने एक ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाया। जो सोच, जिस सोच के साथ में चुनकर के आते हैं जनप्रतिनिधि, उसमें क्या अंतर देखते हैं कि बाहर जो सोच होती है, या जब तक एमएलए नहीं बनते हैं, जब तक कुछ हम अलग ही नजरिए से देखते हैं विधानसभा को, और अंदर जाने के बाद में जिस सच्चाई से आपका सामना होता है, उसमें क्या क्या अंतर महसूस करते हैं? कहीं न कहीं जो
जो तीनों स्तंभ जो स्तंभ थे और चौथा जो मीडिया का स्तंभ है, इन तीनों स्तंभ के अंदर कहीं न कहीं समन्वय की कमी मुझे नजर आ रही है। क्योंकि विधायिका जो है वो कानूनी रूप से संवैधानिक स्तर पर सबसे बड़ा स्तंभ है, लेकिन कहीं न कहीं कार्यपालिका के लोग अब धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं। इस बात को हमें नैतिक रूप से स्वीकारना पड़ेगा, तभी सिस्टम में सुधार हो सकता है। बाहर में जब विधायक नहीं बने तब हर आदमी ये सोचता है कि मैं सिस्टम में ऐसी बात यदि उठाऊंगा तो निश्चित रूप से होगा वो, यदि न्यायपालिका में जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं खाली पद है, कई जगह मैन टू मैन भी डिफर करता है कि कई बार व्यक्ति को न्याय भी नहीं मिलता, उचित मंच पे आप आवाज नहीं उठा सकते। और कार्यपालिका में सबसे बड़ा जो गिरावट आई है उसका कारण है कि अधिकारी जब तक अपनी स्टूडेंट लाइफ से जब अधिकारी बनते हैं तब तक बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन उसके बाद सारा सिस्टम जो है बाबू लोग चलाता है। उसके बाद अधिकारी सिर्फ जिस पन्ने में फ्लैग लगाओ या जो हाईलाइट किया हो उसी को पढ़ते हैं। कई बार ये हाउसेज में ये चर्चा उठती है कि तीनों जो स्तंभ है उनकी सीमा और उनकी कर्तव्यों को लेकर के चर्चा बहुत होती है, तो क्या वास्तव में अब आ गया उचित समय है कि इस पर बहस होकर के और अब सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए? ये जो समय है, क्योंकि अभी हम लोग यदि इस सिस्टम को सुधारने के लिए जगह नहीं जी तो फिर जग के भी कोई फायदा नहीं। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तो उसके बाद जगने से क्या फायदा? मेरा एक सवाल है आपके थोड़ा सा इलेक्शन से जुड़ा हुआ ही। पिछला जो ये विधानसभा चुनाव हुआ और एक हनुमान बेनीवाल जी की जो स्थिति थी वो आपने भी देखना चाहते थे लोग कि नारायण भी जाएंगे वहां तो हमारी बात को उठाएंगे, और अभी भी अगर विधानसभा में आप सक्रिय रहेंगे तो लगेगा कि हनुमान बेनीवाल उसी परिदृश्य में वापस विधानसभा में आए हैं, क्योंकि हर मुद्दे पे वो बोलते थे। तो कुछ चर्चा होती है हनुमान जी से कि सत्र चल रहा है कि मेरे को क्या इश्यूज उठाने हैं, क्या मुद्दे उठाने हैं? बिल्कुल होती है। उनका जो सिस्टम के प्रति जो लड़ाई है उसको 100% तो मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि बौद्धिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी मैं उनके जो सपने हैं, उनके जो मुद्दे थे और लोगों को जो उनसे उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। दोहरी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर, क्योंकि हनुमान जी दिल्ली रहते हैं तो आप भाई हैं उनके, और राजनीति में बिल्कुल लोग कहते भी थे कि जब इस सवाल उठ रहा था कि साहब हनुमान जी चले गए, नारायण बेनीवाल कोई ज्यादा वो नहीं, लेकिन जो लोगों की काफी अपेक्षाएं बढ़ गई, फिर मैनेज कैसे करते हैं आप? देखिए, वैसे हनुमान जी खुद बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व वाले इंसान है। उन्होंने जो चुनाव लड़े, उनके जो वो बताते थे वो काम जरूर मैंने किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सारा मैंने ही किया है। प्रत्येक व्यक्ति जो हनुमान जी का टीम का आदमी है, चाहे वो गंगानगर में बैठा हो, चाहे वो बांसवाड़ा में बैठा हो, चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ में बैठा हो, बाड़मेर में बैठा हो, प्रत्येक व्यक्ति की प्रयास रहता है कि हनुमान जी की जो विचारधारा है और उनकी जो सोच जो है वो सोच कैसे फलीभूत हो, कैसे समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय मिले, उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। जी, सिस्टम से लोहा लेना या लड़ाई लड़ना सहज बात नहीं है। वसुंधरा जी का कार्यकाल मैंने देखा, उस वक्त हनुमान बेनीवाल बिल्कुल मुखर होकर के विरोध करते रहते थे। उनकी सभाओं में भी कई बार इस तरह की स्थिति बनी जब ये यात्रा चल रही थी, काफी आरोप भी लगे कि साहब हनुमान बेनीवाल इनकी सभाओं में डिस्टर्ब कराना चाह रहे हैं। तो सीधी सिस्टम से लड़ाई लड़ना सहज काम नहीं है, ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि मैं लोकतंत्र में भगत सिंह की भूमिका में हूं, और भगत सिंह भी यदि अपना आराम का या अपने परिवार के बारे में उनके आराम का यदि वो सोचते हैं तो आज देश को आजादी नहीं मिलती। इसलिए हनुमान जी की सोच जो है उसको हम सलाम करते हैं दिल से कि वो भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों से उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर और कईयों से ज्यादा ही अच्छे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो हमेशा जब आप लोकतंत्र के प्रेरी बन रहे हो, लोकतंत्र की आप बात करते हो, तो वो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर कुछ लोगों से उनके जरूर मतभेद थे। मनभेद उनके किसी के नहीं है, किसी से नहीं है। वो वैसे जितने ऊर्जावान है उतने दिल के बहुत सहज हैं, सहज इंसान है, बड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं, और इसी का परिणाम है कि 36 कौम का हर व्यक्ति हनुमान बेनीवाल से कुछ न कुछ अपेक्षा है। आप एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन हनुमान जी के निशाने पर वसुंधरा राजे, यूनुस खान से कई नेता हमेशा आपके इलेक्शन में भी रहे, इलेक्शन के बाद भी रहे। उन्होंने ट्वीट के जरिए या बयान भी जो दिया, तो बीजेपी के साथ बीजेपी के नेताओं का विरोध, कभी ये बात ऊपर भी उठाई जाती है? अगर ऐसा है तो
अब इसके बारे में ज्यादा हनुमान जी बता पाएंगे जी। क्योंकि जो पार्टी का जो सिस्टम है उसको लेके और सारे जो अधिकार जो है वो अधिकृत व्यक्ति हैं। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य नारायण बेनीवाल जी। नारायण जी, जो अभी मेरा जो सवाल रहा आपसे ब्रेक से पहले कुछ मुद्दों को लेकर के, वैसे तो आप भाजपा और आप अलायंस में हैं, अलायंस से आप विधायक भी बन करके आए। कुछ मुद्दों में ऐसी है कि आपकी असहमति हो या फिर सब में सहमति होती है, या आपसे भी उन मुद्दों पे चर्चा होती है कि बिल्कुल हम लोग ये करें, क्योंकि आपकी उपस्थिति है आपके साथियों के साथ में, आप अकेले विधायक नहीं है। सबसे बड़ा विपक्ष का जो रोल होता है वो ये, एक तो सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा बहुमत के घमंड में कई लोगों के साथ अन्याय नहीं करते। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी यही है, सबसे बड़ा तो यही है। बाकी लगभग कॉमन मुद्दे हैं कि राजस्थान का विकास कैसे हो। विपक्ष की अच्छी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना मत प्रकट करते हैं और हम भी उनके साथ हैं। वॉकआउट वगैरह में कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग साथ में नहीं, चलें। बिल्कुल। कल परसों जो 1-2 बार वॉकआउट का जो कार्यक्रम रहा उसमें हम साथ थे जी। तो ऐसा कोई वो नहीं है, सब जगह नहीं साथ है है। ऐसा। पिछले दिनों हरीश चौधरी के साथ में कुछ रहा बयानबाजी को लेकर के, ये कोई गलतफहमी पैदा हुई कि ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी की सक्रियता को अति सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है, या ये माना जा रहा हो कि जाटों में कोई दूसरा नेता नहीं बने, कुछ ऐसी स्थिति है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और आपसी जो चीजें चली, या सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग भी हनुमान जी से परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विशेषकर बाड़मेर में जो हनुमान जी की अति सक्रियता जो है, लोगों का जो उनके साथ जुड़ना, और अभी इसके बाद जैसे उन पे हमला हुआ 2 बार, ये हमले का हो गया मामला, उसके बाद अभी जो सरपंचों के जो रिजल्ट आए उसके अंदर लोगों ने इस घटना को लेकर हनुमान बेनीवाल जी के प्रति बड़ी सहानुभूतिपूर्वक लोगों ने सोचना शुरू किया। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में बैठे लोगों की, जो हनुमान जी की जो ज्यादा पॉपुलैरिटी को नहीं बचा पा रहे, उनका हो सकता है कोई हाथ, लेकिन असली बात तो हनुमान जी बता सकता है इसके बारे में। नहीं, वास्तविकता ये तो हर कार्यकर्ता को भी मालूम होनी चाहिए कि हमारे नेता के साथ में जो कुछ हो रहा है, कोई भ्रम फैला रहे हैं, तो ये तो माना जा सकता है कि फैलाया हुआ भ्रम तो नहीं है, कुछ तो सच्चाई है इसमें। सच्चाई तो थी भाई, जब वो पहली बार वहां गए और उनको ये पता लगा कि हनुमान जी रेल के अंदर आ रहे हैं, और हनुमान जी के साथ युवा साथी जहां भी जाते हैं, हर गांव के अंदर रास्ते में बहुत बड़ा काफिला भी जाता है, उस टाइम में उनको ये पता लगा कि हनुमान जी ट्रेन से आए अकेले हैं। तब पाटौदी के कुछ मुस्लिम जो युवक थे उनको लेके, और ये कहते हैं कि मंत्री जी के छोटे भाई, अब आज मैं यदि कोई ऐसा काम करता हूं कहीं भीड़ के अंदर, तो उसका कहीं न कहीं तो जो नाम हनुमान जी के भी जाएगा बिल्कुल। तो उसके अंदर उनके जो भाई की जो वहां उपस्थिति थी, उसको लेकर लोगों में काफी रोष भी है। हरीश जी से बातचीत होती है कभी आपकी? देखिए, लोकतंत्र में डायलॉग किसी से बंद नहीं करना चाहिए। जो नमस्कार करते हैं सबसे, ऐसा कोई मेरा कोई वो नहीं रहा। और हनुमान जी भी कभी ऐसे दिल के बुरे इंसान नहीं है कि भाई किसी व्यक्तिगत उनसे, हरीश जी से उनका वैसे कोई मुकाबला नहीं है। उनकी अलग संघर्ष की भूमि है, इनकी अलग है। लेकिन मुझे यूं लग रहा है हरीश जी कहीं न कहीं दूसरों के हथियार बन के, तो हो सकता है कि इनके पीछे कोई इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता हो, ये हो सकता है। इससे किसी व्यक्ति को, चाहे हरीश जी हो, चाहे नारायण बेनीवाल हो, और चाहे कोई तीसरा हो, किसी का टूल बनना, इससे दूसरों के हाथों में खेलना ठीक नहीं, खुद का बुरा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, आज जो राजस्थान की राजनीति है और इस बार का जो गहलोत जी का जो कार्यकाल है, इसमें यूं लग रहा है कि आम जनता की किसी को परवाह ही नहीं है। सदन को भी चलते हुए देखा, कोई यहाँ ठोस कोई मुद्दे नहीं, कोई किसी की गंभीरता नहीं, कोई अधिकारी, आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में देखा कि मंत्री कह रहे मेरे सेक्रेटरी नहीं मान रहा है, सेक्रेटरी कह रहा मेरा बाबू नहीं मान रहा है, अब कलेक्टर कह रहा मेरा तहसीलदार नहीं मान रहा है।
और खबर अखबार में छपती है कि मंत्री के सचिव को मंत्री से नहीं बनने के कारण हटाया, तो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो कि इस प्रदेश में क्या चल रहा है। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं लगते मुझे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप तीसरे विकल्प के रूप में बनने के लिए आप लोगों ने पार्टी भी बनाई, हनुमान जी कोशिश भी कर रहे हैं पूरी ये, लेकिन राजस्थान की राजनीति की अब तक का जो एक रुझान, झुकाव या जो हम कहें कि सिस्टम, वो तीसरे दल को पचा नहीं पा रहा। जनता दल एक बार उठा 89 के आसपास में, जीत के भी आए लोग, बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार भी बनी, भैरव सिंह जी की सरकार में बने रहने के लिए विभाजन हो गया, उसके बाद से जनता दल खत्म हो गया। वो एक दौर था, तो शेखावाटी और ये जो आपका एरिया है इसमें काफी सीटें भी जीत करके आए थे। अभी क्या लगता है तीसरे विकल्प के रूप में आप फिर कैसे खड़े होंगे बीजेपी और कांग्रेस के सामने? देखिए, अगर रावण पैदा नहीं होता तो हमारे धर्म शास्त्र में लोग राम को भी नहीं मानते, क्योंकि बुरा व्यक्ति जब बुरे कर्म करता है तब कहीं न कहीं अच्छाई का प्रादुर्भाव होता है। ये हमारा सनातन परंपरा चली आ रही है और भारत जो है वो सनातन परंपराओं पर चल रहा है। दिल्ली के अंदर कौन सी तीसरी पार्टी थी? आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा कि एक व्यक्ति आएगा, एक अनजान आम आदमी आएगा और तीसरी बार सरकार बना जाएगा? लेकिन लोग जो व्यवस्थाओं से दुखी है। पहले की व्यवस्था अलग होगी, हो सकता है लोगों में इतना समझ नहीं थी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी अपना हक और अधिकार के लिए जागृत हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूं, निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हनुमान जी कह रहे हैं, उसके पीछे प्रदेश का नौजवान और 36 कौम और सारे जो अल्पसंख्यकों से लेके और SC ST वर्ग, जो भी उपेक्षित वर्ग है, ये सब हनुमान जी के साथ आएंगे और निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे का जो एंट्री तो यहां हुई है, बहुत प्रचंड हिसाब से सत्ता के अंदर आने की बात हम 2023 में करेंगे। किरोड़ी लाल जी के साथ में कई बार कुछ मिशन को लेकर के हनुमान जी कोशिश की। उनका यह भी कहना था कि हमारी विचारधाराएं और जो सिस्टम से लड़ने का जो अंदाज है एक जैसा ही है। सांसद बनने के बाद भी वो दौसा में भी गए थे, दौसा में काफी कुछ बवाल भी मचा। तो अभी भी कुछ है मिलकर के कुछ करने का? देखिए, हनुमान जी तो हर उस व्यक्ति की कदर करता है जिसके अंदर लड़ने का माता होता है। और माननीय किरोड़ी लाल जी की बात हम करें तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर सबसे बड़े मास लीडर हनुमान जी और किरोड़ी लाल जी। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सत्ता में बैठा हो, चाहे किसी दूसरे संगठन में बैठा हो, लेकिन दिल के अंदर इस बात को सोच के बैठा है कि दोनों बहुत बड़े मास लीडर हैं और हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए किरोड़ी लाल जी के जहां भी आंदोलन हुए, हनुमान जी गए। उनकी अलग पार्टी थी तो भी गए। और हनुमान जी हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो संघर्ष करके और व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। कास्टिज्म की राजनीति काफी कुछ, जातिवाद जिस तरह से हावी होता जा रहा है, ये भी एक व्यवस्था को चुनौती है, सिस्टम को चुनौती है, हमारा जो लोकतंत्र उसको चुनौती है। इससे कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, कल सदन के अंदर सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे थे, विपक्ष के लोग भी बैठे थे, और जब जाति धर्म की बात उन लोगों ने कही तब मैंने उनको एक ही बात कही कि जाति और धर्म लाया कौन? अब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को बीजेपी ने लड़ा दिया, जाट राजपूत को लड़ा दिया। तो जातिगत और धर्म की बात जो है वो हम अपने घोषणा पत्रों में तो लेके आते हैं। हम टिकटों के लिए अब एक हमारे जो साथी थे कल यहाँ जयपुर शहर से जीते अल्पसंख्यक है, उनको भी मैंने कहा यदि आप लोग ईमानदारी से चाहते हो कि जाति धर्म की व्यवस्थाएं खत्म हो, तब आप ऐसा करो, किसी जाट को आप जयपुर शहर से कहीं से लड़ो और अल्पसंख्यकों को खींवसर से लड़ो, और सरदारपुरा की जो सीट है मुख्यमंत्री जी की, उनको फिर नागौर से चुनाव लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग जो राजनीति करते हैं, हम लोगों ने तो इसको बढ़ावा दिया है। हमारे घोषणा पत्रों में ऐसी बात हम यदि लिखें कि कहीं भी जिस जाति के ज्यादा वोट होंगे उस जाति ये तो माना जा सकता है कि राजनीति को धर्म का जिसे खतरनाक लोकतंत्र में माना जाता है, उसका उद्भव स्थल तो राजनीतिक लोग ही हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति के वहीं से होता है, ये तो माना जा सकता है। देखिए, सत्ता जो है ना, अब आदमी अब कई चीजें सीख गया। व्यक्ति नैतिकता की बात भी करता है और दूसरी बात ये भी कहता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इसको वॉर समझ लिया राजनीति को सेवा का वो माध्यम नहीं समझा। बिल्कुल। जबकि इसको यदि सेवा का माध्यम हम मानते तो भी जातिवाद और धर्मवाद अपने आप ही पैदा नहीं होता। फिर तो केजरीवाल जैसे परिणाम आते हैं।
तो केजरीवाल के देखिए आपकी पार्टी क्योंकि अलायंस में है एनडीए में और वहां एनडीए के हर घटक दल ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन आप एप्रिसिएट कर रहे हैं उनको। मैंने कहा ना, हनुमान बेनीवाल जी तो हर उस व्यक्ति के जो संघर्ष करता है, जो व्यवस्थाओं से लड़ता है, उस व्यक्ति का को एप्रिसिएट करने का हमारा नैतिक धर्म भी है। तो केजरीवाल की जो कार्यप्रणाली रही उसको आप मानते हैं कि अच्छा काम किया? जी, हम क्या माने, वहां की जनता ने माना है ना, हम कौन होते मानने वाले, वहां की जनता ने माना है। 70 में से आप समझिए 62 सीट देना कितनी बड़ी बात है, आप बताओ। लोग तो 51-52% जिनके बन गए वही शासन और प्रशासन में दादागिरी करते हैं। अब उस बंदे में दम है, उसने व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेके और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के जो मुद्दे जो लाए, उससे ही निश्चित रूप से उनकी विजय हुई है। आपसे नारायण जी छोटे से दो मेरे सवाल हैं। एक तो मेरा ये सवाल है आपसे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि नारायण बेनीवाल कौन है, कहां से जन्मे, कहां से आए, क्या पढ़ाई वगैरह की, यहां तक कैसे पहुंचे, मैं ब्रीफिंग में चाहूंगा छोटे से मैं आपसे। देखिए, मेरा जन्म नागौर जिले के बर्ण गांव कस्बे में 1974 के अंदर मेरा जन्म हुआ। 77 के अंदर मेरे पिताजी सबसे पहले मोंडवा विधानसभा जब बनी पुनर्गठन के बाद, उसमें प्रथम बार विधायक बने। उसके बाद मैंने 8वीं तक की जो स्कूल थी सरकारी स्कूल में गांव में ही मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद महावीर दिगंबर जैन स्कूल जयपुर से मैंने 11th किया। फिर 12th मैंने मैसूरी स्कूल से किया। उसके बाद महाराजा कॉलेज से मैंने जीव विज्ञान के अंदर बीएससी किया। और उसके बाद आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मैंने प्रबंधन की पढ़ाई का यहाँ लाभ लिया। और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आज सारी बातों में को अच्छे तरीके से प्रबंधन की बात को इसमें सिस्टम में मिला के और आगे बढ़ने का और जनता की सेवा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेरे आदर्श मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामदेव जी चौधरी जो विधायक रहे, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग का जो सिस्टम है सहकारिता का, उस सिस्टम से मेरा परिवार बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। मैं भी अभी क्योंसर मार्केटिंग जो संस्था है उसका मैं चेयरमैन हूं लंबे समय से, 7 साल से। और निश्चित रूप से वहां का जो नागौर के जो लोकल जो मीडिया के लोग हैं वो सब मेरी कार्य प्रणाली को भी जानते हैं कि मैं ईमानदारी से सहकारिता के सिस्टम में किसानों की कैसे सेवा कर रहा हूं। और उनकी जो सेवा का ही परिणाम है, उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुंचने का मुझे अवसर मिला। चलिए, तो नारायण जी हम शुभकामनाएं देंगे, आप अपने मकसद में कामयाब हों, जरूर जनता की आवाज बन करके आप विधानसभा में रहें, क्योंकि राजस्थान की करोड़ों की जो आबादी है उसमें से 200 वे माननीय चेहरे जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ लोकतंत्र के राजस्थान के सबसे पवित्र और सबसे बड़े मंदिर में बैठने का। तो निश्चित रूप से जनता कुछ उम्मीदों के साथ में हमारे विधायकों को भेजती है और उन भावनाओं पे आप खरा उतरे। हम आपके लिए फिर एक बार शुभकामनाएं देंगे, आप अपने मकसद में जरूर कामयाब हो, जनता की आवाज बने। और एक मुलाकात में बस अब इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।